नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलता रहे। और इसके अलावा मैं आपको एक सूचना दे दूं और वो ये कि कल 2 अक्टूबर है और संभवतः कल जो है आपको मॉर्निंग में जो है क्या होगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा किसका, पूरे 1 महीने के कंपाइलेशन का, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जिसमें व्याख्या नहीं रहेगी लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाएंगे। इसी तरीके से हमने आपको अगस्त महीने का कंपाइलेशन दिया था पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने जुलाई वाला भी दिया था और शायद जून वाला भी हमने दिया था। बाकी मेरे द्वारा 7 मई से 7 जो है मई से आपको करंट अफेयर्स कराना शुरू किया गया था। 7 मई से लेकर के लगभग सभी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप मई सभी करंट अफेयर्स रेडी कर लेंगे तो काफी कुछ आपको फायदा मिलेगा, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और मिड नवंबर तक लगभग 6.5 महीने करंट अफेयर्स जो है मैंने आपको करा दिया होगा। कब? जब तक आपका एग्जाम आप दिसंबर में देंगे तब तक, यानी कि नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको लगभग पढ़ लीजिएगा। 4-5 अगर आपका फोकस आरओ पर होगा तो आप लोग करंट पढ़िएगा लगभग 5 दिसंबर तक का लगभग, ठीक है, या नवंबर लास्ट तक का पढ़ लीजिएगा पूरा। हालांकि रिस्क मत लीजिएगा, तो 1, 2, 3 या 3 से 5 दिसंबर तक का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, मैक्सिमम। तो मई से लेकर के लगभग नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपका रेडी रहेगा मेरे द्वारा। और अगर आपका फोकस पीसीएस पर भी होगा तो पीसीएस वाले अभ्यर्थी से मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग लगभग जो है 15 नवंबर तक, 16 नवंबर तक या लगभग 20 नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स होगा, अगर डेट आगे बढ़ती है आपके एग्जाम की तो 20 नवंबर तक जो है आप लोग करंट अफेयर्स पीसीएस वाले रेडी कर लीजिएगा और आरओ वाले पूरे नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको रेडी करना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये जो 6-7 महीने करंट अफेयर्स होगा, यानी कि लगभग आपका अप्रैल मई से लेकर के, या मई ही मान लीजिए आप कम से कम, तो मई वही से लगभग लेकर के इस 20 तक का करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। क्योंकि एक बार आप लोग बात ध्यान रखिएगा कि जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पूछा जाता है वो 6-7 महीने का सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा प्रश्न आपके होते हैं लगभग 4 महीने के। जो स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग 4 महीने करंट अफेयर्स तो एकदम से पी जाइएगा घोट करके एकदम से, ठीक है, जिसमें कोई कोताही आपको नहीं बरतनी है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, ओके। और बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा 6-7-8 महीने का, 9 महीने का, लगभग 1 साल का लगभग एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि इस बार चूंकि आरओ का पेपर 3 सेट में रेडी होगा तो ऐसे में प्रश्न जो है अलग अलग पूछे जाएंगे, तो प्रश्न जो है ज्यादा रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के, यानी कि आपके पास जो अलग अलग सीरीज मिलेंगी उसमें प्रश्नों की संख्या अलग अलग होगी। इसलिए जो है आप लोग क्या काम करिएगा, करंट अफेयर्स आप लोग लगभग 8-9 महीने का, 10 महीने का देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं और कुछ बातों पर जो है गौर करते हैं। और गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आपके लिए, यानी कि जो अगर आपका लक्ष्य यानी कि ध्येय अगर आपका यूपीपीएससी आरओ होगा तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं डेली इस बात को बताता हूं, मैं फिर से उस बात को दोहरा दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसको फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो 7000 प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाएगा, पूरे पाठ्यक्रम का आपको सुनिश्चित रिवीजन कराया जाएगा। और इस प्रोग्राम का जो नाम होगा वो क्या होगा, आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, ये इस प्रोग्राम का नाम है, जिसके अंतर्गत आपको 7000 यानी कि 7000 प्रश्नों की क्या किया जाएगा के माध्यम से पूरे सिलेबस का जो है आपको रिवीजन करवाया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है बेसिकली क्या काम करें, आप जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, मॉक टेस्ट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम आपके लिए क्या है, बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, जो बदलता हुआ पैटर्न है आयोग का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया गया, वो स्थिति नहीं रहेगी। पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ आपके सामने रहेगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से आयोग
प्रश्न पूछता रहा है या फिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में है, तो इस पर भी आपको विशेष फोकस जो है करना रहेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, डेली टारगेट फॉर रिवीजन दिया जाएगा आपको, 3 टाइम्स आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ एवरी टेस्ट, ये भी आपको मिलेगा, सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल दी जाएगी। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 3000 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये टेस्ट बेसिकली क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, अर्थात दोनों भाषाओं में रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। यानी कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश होगा तो भी फायदेमंद होगा और अगर आपका मीडियम हिंदी होगा तो भी ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, अगर आपको अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। मैसेज में क्या लिखना होगा, मैसेज में लिखना होगा आपको वीडियो टेस्ट, इसको लिखना है और लिख करके आपको भेज देना है। किस नंबर पे आपको भेज देना है, 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। इस ठीक है, तो इस प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए अब आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और हम लोग उसके पहले क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं बेसिकली। तो रिवीजन के अंतर्गत क्या है, रिवीजन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका के द्वारा किस देश को वीजा फ्री मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है, कतर को किया गया है। लेकिन ध्यान रखना कि कतर के साथ में अमेरिका ने कई अन्य देशों को वीजा फ्री मुक्त किया है। क्यों किया है, ताकि वो 90 दिनों तक वहां पर रहें और पर्यटन के साथ साथ में अपने निवेश को वहां पर क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो 3 जो है सुपर कंप्यूटर जो है, परम सुपर कंप्यूटर को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वो कौन कौन से स्थान है हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उस स्थान का नाम आपको बताइएगा। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नीलगाय और चोरों के आतंक से बचने के लिए उनको मारने का आदेश दिया गया है, तो जो है कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका बिहार। बिहार में दरअसल नीलगाय और चोरों का आतंक व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा हाल ही में कहां पर हिंद ड्रोन एथॉन 2 का परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख में, यानी कि ऊंचाई वाले स्थानों में बेसिकली क्या किया गया, इसका सफल परीक्षण किया गया है ताकि सेना की जो है शक्ति हो क्या हो, बढ़े और ऊंचाई वाले स्थानों में क्या हो, ड्रोन के इस्तेमाल को देखा जा सके प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने जो है अपना पदभार ग्रहण किया, तो वो कौन है, वो है राजीव सगधर। और मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि जितने हाल फिलहाल में जो भी हाई कोर्ट के अगर कोई पड़ोसी राज्य आपका है, तो वहां पे उस राज्य के हाई कोर्ट ने अगर वहां पर कोई मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का नियुक्त हुआ है, तो वो प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ में हमने आपसे कहा था कि भारत के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी मैंने आपसे कहा था, इसको भी रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और हमने आपको टास्क के रूप में भी किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने से अवेयर हैं, और अगर आपने एक कान से मेरी बात को दूसरे कान से निकाल दिया होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने एग्जाम को लेकर के सिंसियर नहीं हैं, आप सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 100 की सीधी बात है। यदि आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये मेरी बात नहीं, किसी भी टीचर की अगर आप बात नहीं मानते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर आपको वही बात बताता है जो उस जगह से निकल चुका होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, या आपके हित के लिए वो बातें बताता है जो उसको जानकारी होती है कि भाई ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, और आप उसकी बात को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब आप दरअसल सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे, या आप सीधे तौर पर जो है या प्रत्यक्ष रूप पर जो है क्या करेंगे, आप अपना जो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं हर दिन में आपसे यही बात कहता हूं कि भाई साहब प्लीज लोग मेरी बात को, जो मैं करबद्ध निवेदन अक्सर मैं करता रहता हूं कि मेरी बातों को प्लीज आप सुना, समझा, मनन किया करो और उस पर जो है किया करो। ठीक है, तो कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो फिर सॉरी, आप देखिएगा क्या करना है आपको। नेक्स्ट है, तो राजीव सगधर जी ने जो अभी क्या किया है, हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा हाल ही में रंगीन मछली ऐप
चर्चाओं में रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रंगीन मछली ऐप को किस मंत्रालय के मंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। रंगीन मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएगा ये एप्लीकेशन। इसके अलावा ये एप्लीकेशन बेसिकली 8 भाषाओं में रहेगा, हमने आपको ये भी बताया था। इससे क्या होगा, जो करड़ फिशेज होती हैं उनके जो है व्यापार पर उनके संवर्धन के लिए जो है इसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ये लोकेशन चेक कर पाएंगे कि बेसिकली इनके लिए जो है कहां पर शॉप वगैरह हैं, इनके सेंटर कहां पर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बेसिकली राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और दोनों प्रश्न आपके इतिहास वाले प्रश्न जो है यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और अब हम आते हैं फटाफट आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। ठीक है, हाँ, इसके पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है, कौन उपयोगी होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा आपका मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू से हमने प्रश्न को लिया है। पीवाईक्यू से फिर एक बात आपको याद आ गई, और मैं जो बार बार कहता हूं कि भाई साहब आपका फोकस चाहे आरओ होगा, यूपीएससी होगा, पीसीएस होगा, कोई भी एग्जाम होगा, आप लोग प्लीज कम से कम जो है 10 से 12 साल के प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को हल करके जाइएगा, यानी कि पीवाईक्यूज को करके जाइएगा। अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों को हल नहीं किया है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और प्री के लिए सबसे जो अहम चीज है वो क्या है, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको बात पता होगी तो मेरे इस वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा इस तरह आप टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, अगर आपको ज्ञान होगा तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया, प्री के लिए 3 चीजें आपके लिए बहुत अहम है, और वो क्या है? वो है आपके लिए सामने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या? पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि पुराने प्रश्न पत्र 10 से 12 साल के कम से कम आपको लगा के जाना है। कम से कम 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज को लगा के जाना है। आरओ में इतने पीवाईक्यूज नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे करके जाइएगा। प्लस कम से कम जो है पीसीएस में तो कम से कम 20 साल का लगा के जाना चाहिए, लेकिन 20 अगर साल का नहीं लगा पाएंगे तो कम से कम आप 12 से 15 साल का तो जरूर लगाइएगा, 15 साल का कम से कम। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके सामने क्या? वो है आपके सामने जो है आपके लिए घटना चक्र। क्या? घटना चक्र पूर्वावलोकन। भाई साहब करके जाइएगा इसको। और ये डिकोड एग्जाम पे इसकी सारी सीरीज पड़ी हुई है, आप चाहें तो वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा या फिर आप किताब लेकर के पढ़ लीजिएगा। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है प्री के लिए वो क्या है? वो है आपका करंट अफेयर्स। क्या? करंट अफेयर्स क्या बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए तो ये बहुत ही अहम है। 30-32 प्रश्न भाई साहब आते हैं, सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। यदि आपने इसको इग्नोर कर दिया, यदि आपने सोचा कि आप जो है एग्जाम के अंतिम में पढ़ोगे, आप प्रश्नों को पूरी तरीके से हल नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन होगा, अधिकतर प्रश्नों को आप गलत करोगे। लेकिन यही करंट अफेयर्स अगर आप डेली करोगे, साथ साथ में करते चलोगे, तो इसका फायदा यह होगा कि ना सिर्फ प्री में आप अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे, प्रश्न को कर पाओगे, बल्कि इसका फायदा आपको मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट के आप टच में रहोगे। और सेकंड पेपर यूपी पीसीएस का जो है क्या है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर टोटली करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ में आप चौथी चीज भी एक कर सकते हैं, वो क्या है कि हाल फिलहाल में क्या, हाल ही में आयोग ने जो एग्जाम कराए होंगे, जैसे कि अभी मेडिकल के कई सारी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उसके पहले एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, उनमें जो जीएस के जो क्वेश्चन पेपर कराए होंगे, जो होंगे उनके प्रश्नों को हल करिएगा। क्योंकि हाल फिलहाल में जो आयोग ने प्रश्न पत्र कराए होते हैं उनमें से कम 7-8 प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। ये आपके लिए बड़ी चीज है, यानी कि आपको 4 चीजें करनी प्रीलिम्स के लिए। एक, हाल फिलहाल में आयोग ने जो पेपर कराया होगा उसको करके जाइएगा, पीवाईक्यूज को लगा के जाइएगा, घटना चक्र सारी पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से, और करंट अफेयर्स पर फोकस कर लीजिएगा। इतना करेंगे, यकीन मानिएगा प्रीलिम्स रुकने के चांस बहुत रेयर रहेगा, बहुत ही रेयर रहेगा। और अगर आप पीवाईक्यूज को नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज को अगर आप गलत करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, पीवाईक्यूज सबसे अहम होता है। पीवाईक्यूज गलत करने का मतलब यह हुआ कि आप आए हुए प्रश्नों को क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है ना, याद ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, ये कुछ जरूरी बात थी, क्योंकि आज अक्टूबर हो गया है, इसलिए बात आपको बताना जरूरी था कि अगर आपने इन कार्यों को नहीं किया है तो करना शुरू कर दो। और आइए अब हम सीधे तौर पर अपने टॉपिक पे आते हैं, अर्थात आज के हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है,
पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है किसको? ए ऑप्शन शिगेरू इशिबा, योशिका नोबिता, जुनिचिरो कोइजुमो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिगेरू इशिबा को भी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। और ये बेसिकली फूमियो किशिदा जी का जो है क्या करेंगे? स्थान ग्रहण करेंगे। कौन? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? शिगेरू इशिबा। ठीक, कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लेता है। इसके अलावा जो शिगेरू इशिबा जी हैं वो जापान के पूर्व रक्षा मंत्री भी जो है रह चुके हैं और एक लंबे समय के बाद जो है उनको आप सफलता अर्जित हुई है। इसके अलावा जापान के बारे में बात करते हैं तो जापान की राजधानी क्या है भाई साहब? टोक्यो है, पता ही होगा। जापान की करेंसी क्या है? येन है, यह भी आपको पता होगा। संसद का नाम क्या है? डायट है। ठीक, अब यहां से एक बात देखो, जरा ध्यान देना कि कई बार आपके जो है एग्जाम में किस देश की संसद को क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो आज आपका जो पहला टास्क है वो क्या है? पहला टास्क है कि जो अहम जो कंट्रीज हैं, जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भारत, ठीक है, इनकी संसद को क्या बोलते हैं ये आप लोग करिएगा। टास्क नंबर पहला है कि विभिन्न देशों के संसद के नाम। क्या टास्क मैं लिख दे रहा हूं आपको यहां पर ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। ठीक है, टास्क फर्स्ट आज आपका, टास्क फर्स्ट क्या है आपका? विभिन्न देशों के संसदों के नाम। ठीक, इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। और ये जब आप रेडी करिएगा तो साथ साथ में वहां की करेंसी कौन सी है ये भी आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। और करेंसी नोट करेंगे तो साथ साथ में वहां के पीएम और प्लस वहां के जो प्रेसिडेंट होंगे उनके भी नाम नोट कर लीजिएगा। यानी कि एक लिस्ट बनाइएगा बढ़िया सी। क्या बनाइएगा? एक लिस्ट बनाइएगा, एक अच्छी सी। देखो तरीका क्या करना है, कैसे करना है आपको। एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे देश। ठीक, ठीक है, एक कॉलम ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा देश के बाद क्या लिखेंगे? देश हो गया। फिर वहां का कौन? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। फिर वहां का पीएम, प्रधानमंत्री। फिर वहां की क्या? करेंसी का नाम। क्या? करेंसी। फिर उसके बाद क्या? करेंसी के बाद क्या? वहां की संसद का नाम, संसद का नाम। ठीक है, ऐसा करेंगे। ये बढ़िया सा नोट्स आप एक जो है बड़े से चार्ट में अपनी कॉपी में जो है आप लिखिए। बढ़िया फट से नाम लिखिए। जापान का ये जापान के राष्ट्रपति ये, पीएम ये, करेंसी ये नाम। इसके अलावा आप चाहें तो एक दो कॉलम इसमें और ऐड कर लीजिएगा। उसी में वहां की प्रमुख जो चीजें फेमस होंगी, वहां की चोटी कोई बहुत बड़ी होगी, कोई खास चीज होगी फेमस, वो लिख लीजिएगा। या फिर उस देश की सीमाएं किस किस जो है अन्य राज्यों के साथ लगती हैं, देशों के साथ लगती हैं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप पाएंगे कि एक टेबल के माध्यम से पूरे देश के बारे में जानकारी जो है आपको बढ़िया तरीके से होती रहेगी। और एक बात, यहां पर जो आप राष्ट्रपति और पीएम को लिखेंगे, कोशिश करिएगा कि इसको आप लोग क्या करिएगा? पेंसिल से लिखिएगा। पेंसिल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई साहब कि ये बदलते रहते हैं, तो अगर कोई चेंज होगा तो आप पेंसिल से उसको जो है क्या कहते हैं, मतलब रबड़ से उसको हटा करके और यहां पर आप उसको नया फ्रेश तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को करिएगा। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक इसी प्रकार से भारत में अगर राज्यों के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं कि राज्य, वहां के पीएम, राज्य, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राज्यपाल, वहां की कुछ फेमस चीजें, इस तरीके से आप चीजें नोट डाउन कर सकते हो। या मैप में ही जहां जहां राज्य जो बना होगा उस राज्य के मैप में ही आप अलग से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पर। ये कुछ तरीके हैं नोट बनाने के। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना? चलो, तो जापान की करेंसी येन है, राजधानी टोक्यो है, संसद डायट है। ठीक है, और जापान की संसद से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसको नोट डाउन करिएगा। किस देश से जो है भारत के संविधान में क्या कुछ लिया गया है, जैसे उद्देशिका, प्रस्तावना, ठीक है, और जो अन्य जो चीजें ली गई हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आता है। तो आज आप लोग टास्क, ये भी आपका दूसरा टास्क है। क्या? आज आपका टास्क सेकंड है। टास्क सेकंड क्या है कि जो भारत के संविधान है, संविधान का स्रोत क्या है?
अलग अलग देशों से कहां कहां से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, इनको आपको एक लिस्ट में बना करके लिख लेनी है, या अगर आपके बुक में नोट डाउन होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चीजें आप लोग करिएगा, यहां से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ठीक है, पक्का है, गारंटी है इसको। भाई साहब प्लीज करते रहना यार, है ना, बार बार मैं बोलता हूं, हर दिन मैं बोलता हूं, थक जाता हूं एक ही बात को बोलते हुए। ये प्लीज आप लोग करते रहिएगा, तैयारी करंट अफेयर्स के साथ में इसी तरीके से आपकी डेली होती रहेगी, ठीक है, अलग से आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, 2024 में भारत की रैंक कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वीं, 38वीं, 39वीं, 40वीं, जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर जरा बताओ, आप लोग फटाफट बताओ कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है। तो भाई साहब भारत की जो रैंक है वो है 39, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसको जारी कौन करता है, आइए हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले कुछ एक पॉइंट्स को और देखते हैं। तो फिलहाल जो भारत की रैंकिंग है किसमें, विश्व नवाचार सूचकांक या वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 39 है। और अगर बात 2023 की करते हैं तो 2023 में भारत की रैंक कितनी थी, 40 थी, 40वीं थी। कई बार आपके एग्जाम में रैंक से संबंधित प्रश्न पिछले वर्ष का रैंक पूछ लेता है, तो पिछले वर्ष का जो है रैंक भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि 2023 में रैंक भारत की कितनी है, 40 है, जबकि 2024 में कितनी है, 39 है। संस्करण कौन सा है, ये संस्करण इसका 17वां है, और जारी करता कौन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, यही जो है क्या करता है, इस रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है किसका, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसका। और अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं तो टॉप 3 में कौन कौन सी कंट्री थी, तो टॉप 3 में कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड, जो कि लगातार कई वर्षों से नंबर 1 पर है, इसके अलावा दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका है, और अंतिम पायदान पर एक कंट्री है अगोला, यानी कि 133 रैंक पर कौन है, अगोला है। ये सारी बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके बारे में कई बार क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछ लेता है, मुख्य परीक्षा में पीसीएस के, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे शॉर्ट नोट्स, तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग शॉर्ट नोट्स इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप लोग इस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है। देखो यह प्रश्न आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पहला नहीं पूछा है कि कौन सा पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को जो है मंजूरी प्रदान की है। क्या पूछा है, पूछा है हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूछा है। कई बार क्या होता है, आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ोगे, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला, इतना पढ़ा ना, जैसे एकदम से दिल एकदम गदगद, दिल गार्डन हो जाएगा, अरे बाप, ऐसा इतना आसान पूछ लिया, खट से टिक लगा चले आओगे, किसी और को, पहले वाले को लगा चले आओगे। लेकिन जबकि पूछा क्या है, पूछा है पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूछा है भाई साहब, बस वही गलती कर दोगे, इसको नहीं पढ़ोगे, वहां तक जैसे पहुंचे एकदम बस दिल गार्डन, अरे यार इतना अच्छा, इतना आसान पूछ लेगा, मैं तो लगाऊंगा टिक, खट से लगा चले आओगे, गलत, तुरंत रॉन्ग। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में, जितने चालाक आप होते हैं उससे ज्यादा चालाक आयोग के लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है। तो वो देश कौन सा है भाई साहब, नेपाल, भारत, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका देश सुंदर सा कौन सा, थाईलैंड। और थाईलैंड के बारे में तो आप लोग अक्सर चर्चाओं में सुनते होंगे, तो थाईलैंड है ये। तो हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है, थाईलैंड बन गया है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एशिया की अगर हम बात करते हैं तो एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला वह तीसरा देश कौन सा है, थाईलैंड है। तो एशिया में कौन सा, ये तीसरा, और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, ये पहला देश है। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, समलैंगिक विवाह, ये टॉपिक आपके लिए भाई साहब इंपॉर्टेंट है। समलैंगिक विवाह क्या होता है,
समलैंगिक विवाह समाज के लिए हितकारी है, नहीं हितकारी है, कितना इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे संस्कृति परंपराओं मूल्यों पर क्या इसका असर पड़ेगा, ऐसा पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। समलैंगिक विवाह बेसिकली आपके निबंध के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और पीसीएस या यूपीएससी या अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग समलैंगिक विवाह को क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको समय मिलेगा समलैंगिक विवाह को आप लोग रेडी कर लेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड की जो राजधानी है भाई साहब क्या है, बैंकॉक है, करेंसी थाई बात है, और जो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कौन होते हैं, पेंटोक्टन सिनावात्रा जी जो है क्या है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया था, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए। रेबीज के बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। रेबीज 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो विश्व रेबीज दिवस होता है वो बेसिकली 28 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। थीम क्या है इस वर्ष की, थीम वर्ष 2024 की है रेबीज की सीमाओं को तोड़ना, और विश्व रेबीज दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था और उसके बाद फिर WHO ने भी इसको मनाना शुरू कर दिया। WHO का भी रिकमेंडेशन इसमें मिल गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और रेबीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कुत्तों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक होती है रेबीज। इंसान जो है पागल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, मर जाता है फिर बाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया गया, बताओ। सत्र 78वां था, 79वां था, ठीक है, या 50वां था, मतलब 85वां था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, इसमें बड़ा अंतर होता है, किसमें, 59, 69, 79 और 89। अक्सर आप लोगों ने पूछा, आपके घर वालों ने इससे पूछा होगा 69, 89, 79 में क्या अंतर है, 59। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्या, नहीं, मुझे लगता है सबके घर वालों ने इस प्रश्न को तो जरूर पूछा होगा। बताओ 89 किसको कहते हैं, बोला 69 किसको कहते हैं, बोला 79 किसको बोलते हैं। और अक्सर जो है आप लोग कंफ्यूज इसमें हो जाया करते रहेंगे। बहुत पिटाई हुई इसको लेकर के हमारी, ठीक है, आपकी भी शायद हुई होगी। चलो, तो अभी हाल ही में बेसिकली क्या हुआ, 79 जो क्या कहते हैं सत्र है, उसको एस जयशंकर जी ने संबोधित किया है। और आपके लिए गुड न्यूज बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, उसमें हो सकता है कि भारत शामिल हो जाए। चीन अगर अपना जो है चैंचियाना यानी कि जो है अड़ंगा अगर नहीं जो है लड़ाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत अस्थायी सदस्य के रूप में है। जबकि चीन की वजह से बेसिकली क्या है, चीन की वजह से जो है भारत जो है यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारत शायद शामिल हो जाएगा। और G4 कंट्री के बारे में हमने आपको उस दिन आपको बताया था कि G4 कंट्री ये जो है एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं कि वो जो है इनका सदस्य जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है सदस्यता उनको मिल जाए। और अगर यूएनएससी में अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलती है, बहुत बड़ा जो है अपने आप एक बदलाव होगा, भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। तो ईश्वर से दुआ करिए कि जो है भारत यूएनएससी में शामिल हो जाए, ठीक है, अगर चीन अपनी बदतमीजी नहीं करता है तो। चलिए, तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो हाल ही में एस जयशंकर जी के द्वारा न्यूयॉर्क में बेसिकली क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया गया है। और विषय क्या है, कोई पीछे न रह जाए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा के उन्नयन के लिए मिलकर काम करना, ये क्या है इस वर्ष की थीम है। बाकी आप लोग जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये भारतीय प्रतिनिधित्व का जो है क्या कर रहे हैं, भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में होंडुरास के विदेश सचिव एंड्रिक रीना के साथ भारत और दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबियाई देशों के संगठन सेलक के विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भी इनके द्वारा बेसिकली यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने अपना जो है पदभार ग्रहण किया, न्यायमूर्ति मनमोहन यानी कि जस्टिस मनमोहन, जस्टिस किरण राव, जस्टिस ब्रजेश सक्सेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार
ग्रहण किया है और उनको पद की शपथ किसने दिलाई? उनको पद की शपथ दिलाई एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी के द्वारा जो है वहां पर शपथ दिलाई गई है। और दिल्ली के सीएम भाई साहब कौन बन गए हैं अभी हाल ही में? अक्सर उनको आपने डिबेट में देखा होगा, आम आदमी जो पार्टी की जो नेता आतिशी हैं वो जो अभी सीएम दिल्ली की हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका नोएडा है, बरेली है, हरदोई है, सीतापुर है। कहां पर? तो ये बेसिकली नोएडा में दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो। इसका फायदा बेसिकली उत्तर प्रदेश को बहुत मिलने वाला है, मिलता भी है, ठीक है। और ये खासकर जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का जो आयोजन नोएडा में किया जा रहा है, ये बेसिकली ये दूसरा संस्करण है, आयोजित किया जा रहा है अपने आप में। ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी था। ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा संस्करण हो रहा है, यानी कि तो आप कहेंगे ये दूसरा संस्करण है किसका? अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, और नोएडा में कहां पर हो रहा है इसका आयोजन? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है इसका आयोजन, ठीक है, नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि, जिसको हम लोग BIT बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किए गए? कौन सा देश है? तो उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान, रूस, नेपाल। कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश आपका कौन सा है? उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आइए व्याख्या देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही कि हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि BIT पर हस्ताक्षर किया है। इस संधि से दोनों देशों के मध्य में आर्थिक संबंधों में सुधार आएगा, मजबूती आएगी और साथ ही साथ में दोनों देशों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। यह भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके अलावा यह समझौता एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निवेश मतलब किए गए निवेश की सुरक्षा हेतु है। यानी कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट, उस निवेश की सुरक्षा के लिए बेसिकली ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दस्तलिक। क्या नाम है? दस्तलिक। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है, या फिर यह पूछ सकता है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। या चलिए नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है जो कि बहुत ही कॉमन प्रश्न है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व के वितरण से संबंधित है, या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, या फिर संसद की सदस्यता, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, PYQ का प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर जो है आप लोग देंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, जरूर आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर दोबारा पूछ लिया, अगर आपको नहीं पता होगा, आप उत्तर भी नहीं दे रहे हो, पता चलेगा यही प्रश्न पूछ लिया, सीधे गया 2 नंबर आपका, क्या कीजिएगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसका उत्तर दें और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। और अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य बताइए। पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपके ना सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये प्रश्न आपके प्री के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको रेडी करिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में कुछ अपने दोस्त, कुछ अपने सगे संबंधियों को भी ये वीडियो मेरा भेज दीजिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग कल। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो है होने वाली है, यानी कि आ ही गई है लगभग अब। और गांधी जी के बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे परसों नरसों। और गांधी के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि गांधी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। एक दिन हमने आपको कहा था कि गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी ये सभी व्यक्ति क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में जो जो जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं
कर लीजिएगा। गांधी के साथ में नेहरू भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये 5 6 व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इनकी पत्रिकाएं, इनके आंदोलन, इनके कार्य बहुत पूछा जाता है। इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।